हाँ तो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वात्सल्य क्लासेस पर। आज हम देखेंगे कक्षा 10 का अगला अध्याय, जल संसाधन। क्या? जल संसाधन। ये अध्याय बोर्ड परीक्षा के लिए हमारा 2+1 अर्थात 3 अंक का है। कुल मिलाकर इसमें से 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा, 1 नंबर का एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा। बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत महत्वपूर्ण बातें इसमें आसानी से याद की जा सकने वाली बातें हैं इसमें। तो हम इसको बहुत ही संक्षिप्त रूप में तैयार करेंगे, पढ़ेंगे और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इसको एक शॉर्ट ब्रीफिंग के रूप में हम पढ़ेंगे। तो देखेंगे हम जल संसाधन। जल संसाधन, जल यानी पानी। पानी संसाधन के रूप में कुदरत द्वारा प्रदत्त एक वस्तु है जिसका हम उपयोग करते हैं। हमारे शरीर में भी बहुत अधिक मात्रा में 85% से ज्यादा हमारे शरीर में पानी की मात्रा होती है। तो जल, जैसा हम दीवारों पर स्लोगन लिखा हुआ पढ़ते हैं, जल ही जीवन है, तो जल मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक चीज है। और इस संसाधन के बारे में हम हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में संसाधन के बारे में इस पाठ में अध्ययन करेंगे। तो पानी की समस्या वर्तमान में क्यों है? अब जल जो है वो पृथ्वी पर कितना है? 3/4। पृथ्वी पर, पहला प्रश्न आपका छोटा प्रश्न ऑब्जेक्टिव, पृथ्वी पर धरातल पर कितना पानी है? 3/4 भाग। 3/4 भाग पानी है। पानी पृथ्वी के धरातल पर उपलब्ध मात्रा कितनी है? 3/4। लेकिन ये पानी पेय नहीं है, यानी पीने योग्य नहीं है पूरा 3/4 पानी। तो पूरा पीने योग्य नहीं है, इसका कारण क्या है? क्योंकि अधिकतर पानी कहां है? समुद्र में। तो समुद्रों में यह पानी खारा रहता है। इसके अलावा दूषित पानी के रूप में उपलब्ध है। तो हमें पेय जल या पीने के लिए जो शुद्ध पानी है उसकी मात्रा पृथ्वी पर बहुत ही कम है। तो अब 1% मात्रा है, जो पानी, जितना पानी है उसकी 1% मात्रा पेयजल के रूप में है, वो बर्फ के रूप में, नदियों के रूप में, भूमिगत जल के रूप में हमें प्राप्त है। ये जो पानी की मात्रा है, ये 1 नंबर का आपका प्रश्न बनता है। यहाँ पर पृथ्वी का धरातल कितना प्रतिशत, कितना भाग पानी से ढका हुआ है? 3/4 भाग ढका हुआ। तो पानी की, पीने के पानी की, पानी खूब है लेकिन पीने योग्य पानी की समस्या है। ये समस्या सबसे पहले है जिसका नाम, एक प्रश्न अपना यहां पर बनता है, जल दुर्लभता। जल दुर्लभता क्या होती है? पीने योग्य पानी की कमी। पीने योग्य पानी की कमी को जल दुर्लभता कहा जाता है। पानी की कमी, इसी का नाम है जल दुर्लभता। पीने योग्य शुद्ध पानी की कमी को जल दुर्लभता कहा जाता है। तो अब हमारे देश में पानी की कमी है। पानी की कमी को दूर करने के लिए जल प्रबंधन आवश्यक है। अब जल संरक्षण, अगला प्रश्न है, जल संरक्षण और प्रबंधन क्यों जरूरी है? जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता क्यों आवश्यक है? 2 नंबर का प्रश्न बनता है अपना, जल प्रबंधन और जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? तो इसके लिए हम मोटा मोटी बिंदु लिखेंगे। सबसे पहला तो हम ये लिखेंगे समान वितरण करने के लिए। समान वितरण का मतलब क्या हुआ कि पानी तो है लेकिन कई स्थानों पर तो पानी बहुत ज्यादा है। जैसा हम बरसात के समय में देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में सुनते हैं, रेडियो में सुनते हैं, समाचार सुनते हैं कि उस क्षेत्र में, जैसे बिहार के क्षेत्र में गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र में, ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में, इनमें बाढ़ आ गई है। यानी पानी तो शुद्ध है, वो पीने का पानी है, लेकिन वो बाढ़ के रूप में फैल गया है। तो वहां पर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है। और उसी दौरान, उसी वर्षा ऋतु में हम ये सुनते हैं कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में बारिश नाम मात्र की नहीं रही, अकाल और सूखा पड़ गया। तो इस पानी है उसका समान वितरण हो, इसके लिए हमें जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। जल के समान वितरण, सभी लोगों तक पहुंच बनाने की। फिर जल का जो अतिशोषण हो रहा है, अतिशोषण को रोकने के लिए, अतिशोषण रोकना, या हम ये कह सकते हैं दुरुपयोग को रोकने के लिए जल प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। जल का जो कुप्रबंधन है उसको रोकने के लिए, जल के अतिशोषण को रोकने के लिए, दुरुपयोग को रोकने
के लिए, या हम कह सकते हैं कुप्रबंधन रोकने के लिए। इन कारणों से हमें जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। सभी लोगों को समान रूप से पेयजल प्राप्त हो, इसका अतिशोषण नहीं हो, दुरुपयोग नहीं हो, कुप्रबंधन ना हो, इन सब चीजों के लिए हमें जल के प्रबंधन या संरक्षण की आवश्यकता होती है। 2 नंबर का आपका प्रश्न ये बनता है। सामान्य सा प्रश्न है कि पानी की प्रबंधन की क्यों जरूरत पड़ती है? सबको समान रूप से वितरण हो इसलिए जरूरत पड़ती है, इसका अतिशोषण ना हो और कुप्रबंधन ना हो, इसके लिए इनकी जरूरत पड़ती है। अब जल की जो जल दुर्लभता है, अभी जो समस्या हमने पढ़ी कि जल की कमी जो आई, उस कमी के कारण क्या रहे, ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। जल दुर्लभता का कारण, जल की कमी का कारण। एक तो कारण है सिंचाई, अत्यधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई के कारण से पेयजल की, पीने योग्य पानी की कमी। इसके बाद दूसरा कारण आप लिख सकते हैं इसमें औद्योगिकरण। औद्योगिकरण के कारण पानी की कमी। इसके अलावा प्रदूषण, प्रदूषण के कारण शुद्ध जो पानी है, नदियों का जो पानी है, प्रदूषण वो प्रदूषित हो रहा है। तालाबों का पानी, नदियों का पानी, झीलों का पानी वो गंदा हो रहा है। इसके कारण से उसकी गुणवत्ता समाप्त होकर के, खराब होकर के वो पानी पीने योग्य नहीं रह रहा है। इसके अलावा जल विद्युत उत्पादन के लिए पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता, जल विद्युत के लिए, जल विद्युत के लिए यहां पर 1 नंबर का प्रश्न बनता है आपका कि कुल विद्युत का कितना %? 22% जल विद्युत द्वारा उत्पन्न होता है। याद रखना, जल विद्युत कितनी है? जितनी बिजली पैदा होती है देश में, उसका 22% भाग किससे आता है? जल विद्युत से आता है। इस प्रकार से इसके अलावा शहरी जीवन शैली, शहरी जीवन शैली, शहरी जीवन शैली के कारण से पानी की समस्या, पानी की कमी आ रही है। शहरी जीवन शैली का एक साधारण सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि शहरों में गांवों की अपेक्षा बहुत अधिक पानी व्यर्थ किया जाता है। हम यही कह सकते हैं कि पानी व्यर्थ किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि स्नान करने के लिए हमें 1 बाल्टी पानी की जरूरत होती है, 2 बाल्टी पानी की जरूरत होती है। आसानी से आदमी स्नान कर सकता है, नहाने धोने का काम हो सकता है। लेकिन उसी पानी को आप शहरी संस्कृति में अगर जाए, धनाढ्य वर्ग में, संपन्न वर्ग में अगर आप जाकर के देखें तो वहां बाथ टब बनाए जाते हैं, बड़े बड़े बाथ टब बनाए जाते हैं और वो बाथ टब पानी के भरे जाते हैं और उनमें इसमें पूरा एक परिवार नहा सकता है, नहाना धोना हो सकता है। उसमें केवल एक ही व्यक्ति नहाता है। पूरे बाथ टब को भर लिया, उसमें फिर नहाते हैं, वो पूरा पानी गंदा हो जाता है, साबुन वाबुन का दूषित होकर के, फिर नहाने के बाद उस पानी को फेंक दिया जाता है वेस्टेज के रूप में और दूसरा भर लिया जाता है, फिर दूसरा आदमी नहाता है। इस प्रकार से पानी जो है वो वेस्ट किया जाता है। बड़े बड़े बाथ टब होते हैं, जैसे अपने गांव में नहीं बनाते पानी की खेड़ी, वैसी खेड़ी सी बनाई हुई होती है और उस खेड़ी में फिर वो बाजार में रहने वाले मोटे मोटे लोग भैंस की तरह अंदर पड़े रहते हैं। तो वो पानी का वेस्टेज है, पानी को खराब करना है। तो इस प्रकार से बहुत से लोग हैं जिनको पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है और बहुत से लोग हैं जिनको जो पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे असमानताओं के कारण से जल की कमी आ रही है। तो अब ये हो गया कारण। कारण हो गए सिंचाई, पहला कारण सिंचाई, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण के कारण, प्रदूषण के कारण, ऊर्जा के कारण, ऊर्जा उत्पादन जल विद्युत के कारण और इसके अलावा शहरी संस्कृति के कारण। तो कई कारण हैं, इनमें से आपको कोई 2 कारण लिखने हैं। 2 नंबर का प्रश्न आता है तो 2 कारण पर्याप्त होते हैं। इसके पश्चात अपना बिंदु आता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना, इसमें 1 नंबर का एक प्रश्न याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है, आपके कंपटीशन के लिए आगे लाइफ में भी काम आएगा। नदी घाटी जो परियोजनाएं हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजनाएं हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जो हैं, इन नदी घाटी परियोजनाओं को एक तो बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है और इनका एक अन्य नाम भी दिया गया था, वो आधुनिक भारत के मंदिर, आधुनिक भारत के मंदिर। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं को क्या कहा था? आधुनिक भारत के मंदिर। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। ये प्रश्न आप 1 नंबर की दृष्टि से अच्छी तरह याद रखना। आधुनिक भारत के मंदिर किसको कहा था? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को। नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं को क्या नाम दिया था? आधुनिक भारत के मंदिर नाम दिया था। ठीक है, तो ये आपका 1 नंबर का प्रश्न, यहाँ पर बहुत आसान सा प्रश्न है ये। इसके पश्चात
बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या होती हैं? देखो, इनको बहुउद्देशीय, पहला प्रश्न तो आपका 2 नंबर का ये है कि नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है? बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है? इसका कारण क्या है? क्योंकि ये जो नदी घाटियों पर बांध बनाए जाते हैं वो केवल सिंचाई के लिए नहीं, सिंचाई के अलावा अन्य उद्देश्यों की पूर्ति भी करता है। अन्य उद्देश्य सिद्ध होते हैं इससे, इन अन्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है। अन्य उद्देश्य कौन से हैं? जैसे नौकायन, इनमें नौकायन भी किया जाता है, इनमें मछली पालन भी किया जाता है, इनमें पर्यटन भी किया जाता है, ये बाढ़ नियंत्रण का काम भी करते हैं। इस प्रकार से ये जो बांध बनाए जाते हैं इनका मुख्य काम तो सिंचाई है ही, इसके अलावा इनमें विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। तो सिंचाई के अलावा नौकायन, मछली पालन, पर्यटन, बाढ़, विद्युत उत्पादन, ऐसे बहुत से कार्य इन नदी घाटी परियोजनाओं में किए जाते हैं। इसलिए इन नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहा जाता है। आगे बात समझ में? इन नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्यों कहा जाता है? क्योंकि नदी घाटी परियोजनाओं पर बनाए गए बांध सिंचाई के अलावा अन्य बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, जैसे नौकायन, मछली पालन, पर्यटन, बाढ़, विद्युत उत्पादन आदि की। इस कारण से इसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से विभिन्न प्रकार के उद्देश्य पूरे किए जाते हैं। इसके साथ ही इसके बाद हम देखते हैं बांध की परिभाषा। अभी हमने पढ़ा ना कि इन पर बांध बनाए जाते हैं। बांध क्या होता है? ये प्रश्न भी आपके बोर्ड परीक्षा में पहले भी पूछा जा चुका है, तो अच्छी तरह से याद कर लेना इसको कि बांध क्या होता है। बांध का मतलब क्या है? परिभाषा इसकी, बहते हुए पानी को रोकने, दिशा देने अथवा दिशा बदलने, बहाव को बदलने, के लिए खड़ी की गई बाधा क्या कहलाती है? बांध कहलाती है। ये परिभाषा चित्र याद कर लेना। बहते हुए पानी को रोकने, दिशा देने या बहाव की दिशा बदलने के लिए खड़ी की गई बाधा को क्या कहा जाता है? बांध कहा जाता है। ये आपकी बांध की परिभाषा है, अच्छी तरह याद कर लेना। बहुत आसान सी परिभाषा है। पानी बह रहा है, उसको रोकना है या उसको अलग दिशा में ले जाना है, या बहाव कम करना है या ज्यादा करना है, बहाव बदलना है, बहाव को तेज बहाव को कम करना है। तो ऐसी स्थिति के लिए या इन कार्यों के लिए जो बाधा खड़ी की जाती है, जो दीवार खड़ी की जाती है, उसको क्या कहा जाता है? बांध कहा जाता है। दैट्स क्लियर? ये हो गया आपका बांध। ये भी 2 नंबर की परिभाषा आपकी पूछी जा सकती है। इसके पश्चात कुछ प्राचीन जल प्रबंधन, प्राचीन काल के जल प्रबंधन के उदाहरण, प्राचीन जल प्रबंधन के उदाहरण दिए गए हैं। वो एक एक नंबर के प्रश्न बनते हैं। एक तो श्रृंगबेरा में इलाहाबाद में गंगा नदी के पानी को उपयोग में लेने हेतु जल प्रबंधन किया गया था प्राचीन काल में। कब? ईसा से 1 सदी पूर्व। ये ईस्वी सन शुरू हुई थी ना, उससे भी 100 साल पहले, यानी बहुत पुराने समय में श्रृंगबेरा में जल प्रबंधन की व्यवस्था, माकूल व्यवस्था कर दी गई थी। तो आपका 1 नंबर का प्रश्न बनता है, ईसा से 100 वर्ष पूर्व है, 1 सदी पूर्व है, किस स्थान पर उत्कृष्ट जल प्रबंधन बनाया गया था? वो था श्रृंगबेरा में। कहां पर? श्रृंगबेरा, इलाहाबाद में। कौन सी नदी का पानी? गंगा नदी का पानी।
गंगा नदी में जो बाढ़ का अतिरिक्त पानी बहता है उस पानी को काम में लेने के लिए यहाँ पर उत्कृष्ट जल प्रबंधन बनाया गया था। इसके अलावा प्राचीन काल में 11वीं सदी में एमपी में भोपाल झील है। एमपी में कौन सी झील बनाई गई? भोपाल झील। भोपाल झील 11वीं सदी में बनाई गई। तो ये भी बहुत प्राचीन समय में जल प्रबंधन की एक व्यवस्था है। इसके अलावा 14वीं सदी में दिल्ली में सिरी फोर्ट में हौज खास बनाया गया। हौज खास, ये प्रश्न आपको परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है पहले। तो 14वीं सदी में सिरी फोर्ट में हौज खास बनाया गया। हौज खास किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। ये नाम याद रखना, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सिरी फोर्ट में हौज खास बनाया था 14वीं सदी में जल प्रबंधन के लिए, पानी की उपलब्धता के लिए, महल में पानी की उपलब्धता के लिए। ये कुछ प्राचीन उदाहरण जो एक एक नंबर का प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसमें से आपके एक एक नंबर के प्रश्न बनते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये बात हम पॉलिटिकल की क्लास में भी पढ़ चुके हैं, आंदोलन वाले पार्ट में। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन में देखो, नर्मदा नदी पर, कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर क्या बनाया गया? बांध बनाया गया। ये है क्या? नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा नदी पर बांध बनाया गया। इस बांध में, बांध का नाम क्या है? सरदार सरोवर। सरदार सरोवर बांध बनाया गया। कौन कौन से राज्यों की ये परियोजना है? राजस्थान की, मध्य प्रदेश की और गुजरात की और महाराष्ट्र की। ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया। इस सरदार सरोवर की बांध की अत्यधिक ऊंचाई के कारण से इसका विरोध किया जा रहा है। और विरोध का कारण क्या है? इस विरोध का कारण, ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। इस सरदार सरोवर बांध से कई गांवों को जल की आपूर्ति की जा रही है, सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन फिर भी इसका विरोध की हो रहा है। इसका विरोध का कारण, ये 2 नंबर का प्रश्न बनता है। विरोध के कारण, कारण क्या है? एक तो पुनर्वास, पुनर्वास नहीं हो पा रहा है, पुनर्वास नहीं होना। वहां पर जब बांध बनाया जाएगा तो उसके पीछे काफी दूरी में, काफी लंबे चौड़े क्षेत्रफल में पानी भरेगा। उस पानी के कारण से बहुत से लोग विस्थापित होंगे। विस्थापितों का पुनर्वास, उनको कोई आवास, उनकी आजीविका, रोजी रोटी की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, इसलिए ये लोग एक तो विरोध कर रहे हैं। एक कारण तो ये। दूसरा है पारिस्थितिकी तंत्र का असंतुलन। पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन, पर्यावरणविद जो है वो कहते हैं कि बड़े बांधों के कारण से पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन उत्पन्न होता है, इस कारण से इसका विरोध हो रहा है। इसके अलावा जो जलीय जीव हैं, जलीय जीव वो नदियों के पानी में प्रजनन करते हैं, तो उनकी प्रजनन क्षमता पर बांध बनाने के कारण से ये इनकी प्रजनन क्षमता जो है वो प्रभावित हो रही है। इस प्रकार से, और इसके अलावा इसको बाढ़ रोकने के लिए बनाया गया है, लेकिन कई बार ये बाढ़ का कारण बन जाता है। बाढ़ का कारण, ये जब ओवरफ्लो हो जाता है और एक साथ इसके सारे गेट खोल देते हैं तो अगले क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। इसके अलावा जितने दूरी में इस बांध का पानी भर रहा है वहां पर पौधे नष्ट होंगे। इस प्रकार बहुत से कारण हैं जिनके कारण से ये विरोध उत्पन्न हो रहा है। तो विरोध के कारण पुनर्वास, पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन, जलीय जीवों के प्रजनन की क्षमता पर प्रभाव, बाढ़ का कारण बन जाता है और पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं। इन सब कारणों से ये इस नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बांध बन रहा है इसका विरोध हो रहा है। इस विरोध आंदोलन का नाम है नर्मदा बचाओ आंदोलन। इस प्रकार से ये आपका नर्मदा आंदोलन नर्मदा नदी के को लेकर के है। अब इसके पश्चात इसमें हमारे इस पाठ में इसी से संबंधित, नदियों से संबंधित एक विवाद और है, वो है कौन सा विवाद है? कृष्णा गोदावरी विवाद। कृष्णा गोदावरी विवाद। कृष्णा गोदावरी विवाद क्यों हुआ? ये हुआ कोयन नदी, आपको इतना याद रखना है, कोयना नदी पर
महाराष्ट्र सरकार ने बांध बना दिया, महाराष्ट्र सरकार द्वारा बांध बना दिया गया, जिसके कारण से किसको, कर्नाटक को, इसके कारण से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में या इन राज्यों में जो जल जा रहा था, जो पानी जा रहा था वो कम हो गया। इस कारण से इन दोनों सरकारों ने आपत्ति उठाई और महाराष्ट्र के खिलाफ विवाद शुरू हो गया। कोर्ट में अपील कर दी कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोई नदी पर बनाए गए बांध के कारण से हमें जल कम मिल रहा है, पानी कम प्राप्त हो रहा है। तो अब इसमें से आपको छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है कि कृष्णा गोदावरी विवाद का कारण कौन सी नदी पर बांध बनाना है, कोयन नदी पर। किन किन राज्यों के बीच है ये, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच ये विवाद है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न आपके हुए। अब एक 2 नंबर का प्रश्न आपका बनता है इसमें से, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पाठ का, क्या, वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण। अब पीने के पानी की और कोई व्यवस्था नहीं हो तो बरसात तो हर साल होती है, इस पानी का उपयोग पीने के पानी के लिए किया जाए, ये वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। वर्षा जल संग्रहण में छत वर्षा जल संग्रहण, छतों का पानी पाइपों के द्वारा, पीवीसी पाइपों के द्वारा छतों का पानी इकट्ठा करके, बारिश का जो पानी है वो इकट्ठा करके एक हौद में, हौद या टांका, उसमें भर लिया जाता है और उसको पीने के लिए पूरे साल काम में लिया जाता है। ये बरसात का पानी है वो शुद्धतम रूप होता है, जल का सबसे शुद्धतम रूप होता है। ये आपका जो महंगा पानी पीते हैं ना, बिस्लेरी कार, किनले कार, इन सबसे अच्छा पानी होता है कौन सा, वर्षा का पानी। तो छत वर्षा जल संग्रहण क्या है, छत के बारिश के पानी को छतों से इकट्ठा करके पीवीसी पाइपों की सहायता से हौज में इकट्ठा करना और साल भर उसके पेयजल के रूप में काम में लेने की प्रक्रिया को छत वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। ये छत वर्षा के पानी को इकट्ठा करने का एक तरीका। अब इसके अलावा इस वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए हमारे देश के विभिन्न भागों में कई प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। इनमें जैसे हिमालय जो क्षेत्र है, हिमालय का जो क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र, वहां पर कुल या कह सकते हैं हम गुल प्रणाली, ये क्या प्रणाली है, नदियों का जो पानी होता है, नदी का पानी है उसमें से एक छोटी वितरिका निकाल ली जाती है, बड़ी नदी है उसमें से एक छोटी वितरिका निकाल करके खेतों में पानी सिंचाई के लिए ले जाया जाता है। इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है, कुल व्यवस्था या गुल व्यवस्था। इसके अलावा हमारे राजस्थान में वर्षा जल का, हमारे राजस्थान में वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में कई प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। जैसे एक तो खडीन, या इसको खदीन भी कहा जाता है, टांका, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे लिए, टांका, खडीन और इस प्रकार की व्यवस्थाएं, बावड़ी भी, जोहड़ भी, ये सारी व्यवस्थाएं हमारे राजस्थान में प्राचीन काल से प्रचलित हैं। बावड़ी, जोहड़। तो खडीन तो क्या होता है, जैसलमेर क्षेत्र में, इसमें याद रखना ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, जीवन में आप जीवन भर काम आएगा। खडीन क्षेत्र को, खडीन कहां पर बनाए जाते हैं, जैसलमेर क्षेत्र में बनाए जाते हैं। वर्षा जल को खेत में इकट्ठे करके इकट्ठा करने की प्रक्रिया है, ये खडीन कहलाती है। टांका होता है जमीन में बना हुआ एक हौज, जो जिसमें वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाता है, बरसात का पानी इकट्ठा किया जाता है, खेत में भी बनाया जाता है, घर में भी बनाया जाता है, वो टांका कहलाता है। बावड़ी जो छोटे तालाब के रूप में होता है लेकिन उसमें पक्का निर्माण किया हुआ होता है, वो बावड़ी होती है, वर्षा जल इसी में इकट्ठा होता है। जोहड़ का मतलब होता है छोटे तालाब जो होते हैं वो जोहड़ कहलाते हैं, उनमें भी बरसात का पानी इकट्ठा होता है। इस प्रकार से वर्षा जल को इकट्ठा करके, और इस वर्षा जल को हमारे राजस्थान में क्या कहा जाता है, याद रखना, पार्लर पानी। क्या कहा जाता है, पार्लर पानी। राजस्थान में वर्षा जल को पार्लर पानी कहा जाता है। अब ये तो हुआ राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण। इसके अलावा वर्षा जल के संबंध में एक रोचक तथ्य, महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्नाटक में एक गांव है गंडाथूर नाम का, ये गांव का नाम याद रखना आपको। कर्नाटक राज्य में गांव है गंडाथूर। गंडाथूर गांव की क्या विशेषता है, इसमें 200 घर हैं
जिनमें वर्षा जल संग्रहण की सुदृढ़ व्यवस्था की गई है। वर्षा का पानी पीते हैं, वर्षा जल को इकट्ठा करने की पूरी व्यवस्था की गई है। छतों का पानी इकट्ठा कर लेते हैं और उस पानी को पीने के लिए काम में लेते हैं। ये उत्कृष्ट गांव का दर्जा इसको मिला हुआ है। इसके अलावा हमारे देश में तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य, तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर इस राज्य में हर व्यक्ति को घर में वर्षा जल इकट्ठा करने का तंत्र लगाना अनिवार्य है। वर्षा जल को इकट्ठा करने की सारी व्यवस्थाएं करना जरूरी है, अन्यथा उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए भारत के कौन से राज्य में अनिवार्य किया गया है वर्षा जल को इकट्ठा करना? तमिलनाडु में। महत्वपूर्ण बात है, तमिलनाडु में वर्षा जल को इकट्ठा करना भारत के कौन से राज्य में अनिवार्य किया गया है? तमिलनाडु में। 1 नंबर का प्रश्न है। इसके अलावा हमारे हिमालय क्षेत्र में जो पानी की व्यवस्था है, प्रबंधन है, जल प्रबंधन, वो एक और जल प्रबंधन है, प्राचीन काल से चल रहा है, बांस ड्रिप प्रणाली। बांस ड्रिप प्रणाली, ये प्रणाली क्या है? जैसे जो पानी का झरना गिर रहा है उसके नीचे ये लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा कोई बर्तन नुमा वस्तु लगा देते हैं, चौड़ी। तो झरना है, पानी गिर रहा है, अब यहां से क्या करते हैं, बांस उस क्षेत्र में खूब होते हैं और बांस जो होता है वो बीच में से थोथा होता है। तो ऐसे बांसों को जोड़ते जोड़ते, बांसों को काट करके जोड़ते जोड़ते एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह लंबे दूरी तक ले जाते हैं बांस। इस बांस का जो खाली हिस्सा है भीतर वाला, इसमें पानी चलता है। तो झरने का पानी वो लोग बांसों के जरिए अपने खेत तक ले जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है? बांस ड्रिप प्रणाली। बांस ड्रिप प्रणाली किस क्षेत्र में है? ये हिमालय क्षेत्र। क्लियर? ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ के थे। ये पाठ में पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और 2 नंबर और 1 नंबर के प्रश्न के रूप में आप इन प्रश्नों को याद करें। और बहुत ही आसान पाठ है। इस पाठ में आप इनको 1 बार 2 बार देखें और उसके पश्चात आप बोर्ड परीक्षा आराम से दें और इन प्रश्नों को आसानी से आप हल कर पाएंगे। धन्यवाद।